नमस्कार, मैं ऋषिनाथ सक्सेना और आज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। कल हमने पढ़ा था वर्गों का व्यंजनों का वर्गीकरण, उनके उच्चारण के स्थान पर हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था प्राण की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंदर हमने बातचीत की थी अल्प प्राण वर्ण की और महाप्राण वर्ण की। आज हम बात करेंगे घोष या नाद के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है, कैसे उनका उच्चारण होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पीछे मेरे इसकी परिभाषा लिखी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो है अपनी कॉपी किताबें खोलकर बैठ जाइए। आज वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज भी मैं लेकर आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उस मैसेज को सुन के आप लोग खुश होने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मैं लेकर आया हूँ जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पढ़ाई करने के बाद। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आइए हम पढ़ते हैं घोष या नाद के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है व्यंजनों का या वर्णों का। तो पहले हम बात करते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन से होते हैं देख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? केवल श्वास का प्रयोग होता है, नाद का प्रयोग नहीं होता, अर्थात स्वर यंत्रियां झंकृत नहीं होती, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि स्वर यंत्रियों को झंकृत का मतलब क्या है और नाद का मतलब क्या है। नाद का मतलब है गूंज, गूंज नहीं होती, अर्थात स्वर यंत्रियां झंकृत नहीं होती, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का प्रथम 2 वर्ण तथा ऊष्म व्यंजनों के 3 वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियोस में पढ़ाया है। अगर आपको नहीं याद है, आप पहले की वीडियोस जाके मेरी देख सकते हैं। मैंने वहाँ पूरा एक चार्ट बनाया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरीके से पूरी वर्णमाला को व्यंजनों में बांटा गया है। का वर्ग, ता वर्ग, इस तरीके से पूरा जो है बांटा गया है व्यंजनों को। ये मैं आपको पहले वहाँ बता चुका हूँ। तो आज हमें वहीं से मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग के या प्रत्येक वर्ण के प्रथम 2 वर्ण यहाँ वर्ण लिख गया है गलती से, इसको आप काट के वर्ग कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के, क्योंकि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग इस तरीके से होता है ना। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण तथा ऊष्म व्यंजनों के 3 वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। अब देखिए का वर्ग की अगर मैं बात करूं तो का वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? क, और द्वितीय वर्ण कौन सा है? ख। चा वर्ग में चा और छ, टा वर्ग में टा और ठ, ता वर्ग में ता और थ, पा वर्ग में पा और फा। साथ ही ऊष्म व्यंजनों के 3 वर्ण। ऊष्म व्यंजन अब आप सब जानते होंगे। आज हम इसको तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं ऊष्म व्यंजनों के बारे में। पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। जिनको बोलते टाइम आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर से जो हवा निकल रही है वो थोड़ी सी गर्म है या गर्म वायु जैसी कोई हवा अंदर से निकल रही है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो उन ऊष्म व्यंजनों के 3 वर्ण कौन कौन से? श, श, सा, श, श, सा। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए ये कौन सा सा होता है? ये प्रश्न आपका आता है, बताइए कौन सा सा है? तो ये बच्चों ये है दंती सा। ठीक है, इसको हम दंती सा बोलते हैं क्योंकि इसको बोलते समय, बल्कि इन तीनों को बोलते समय जो हवा होती है, हमारी जो वायु होती है, वो आके कहाँ टकराती है? हमारे दांत पे टकराती है। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण तथा ऊष्म व्यंजनों के 3 वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। अब यहाँ से अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो वो आप लोगों का गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी ही आप लोगों को इसके प्रश्न कराने वाला हूँ, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। इससे पहले मैं एक बार प्रश्नों के उत्तर आपको दे चुका हूँ करने के लिए, जो आपके हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे एक बार मैं फिर से आपको प्रश्न कराने वाला हूँ, तो तब तक आप इन सबको पढ़िए अच्छे से और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगे हम बात करने वाले, अभी हम अघोष वर्ण पढ़ा है और आगे हम बात करने वाले हैं घोष वर्ण की, कि घोष वर्ण क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं घोष वर्ण। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे आगे सघोष या घोष वर्ण।
इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? अघोष वर्ण के बारे में पढ़ा था। उसकी परिभाषा मैंने आपको लिखाई। अघोष वर्ण से प्रत्येक वर्ग से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं सघोष वर्ण, या जिसे आप घोष वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्या? सघोष या घोष वर्ण। तो आइए इसकी परिभाषा आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास के स्थान पर नाद, फिर मैं बता दूं यह नाद का मतलब है गूंज। गूंज होती है ना, जब कोई चीज टकराती है, गूंजती हैं चीजें, नाद का प्रयोग होता है, अर्थात स्वर यंत्रियां झंकृत होती हैं। स्वर यंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, बोलने में कई बार पढ़ने में गलती हो जाती है। झंकृत नहीं होती हैं, उन्हें सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग समझ गए ना हम लोग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, जहां भी अगर हिंदी में कहीं वर्ग का प्रयोग हो रहा है, वर्ग शब्द का, तो समझ जाइएगा व्यंजनों को जो वर्गों में बांटा गया है या वर्णों को जो वर्गों में बांटा गया है उनकी बात यहाँ हो रही है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इस तरीके से। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ऊष्म व्यंजन का हा वर्ण, अंतस्थ वर्ण और स्वर वर्ण, ये सब क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। आइए कौन कौन से देखिए। प्रत्येक वर्ग, तो पहला का वर्ग है, उसका तीसरा यानी कि ग, चौथा यानी कि घ और पांचवा ड़ा, ये ज, छ, वा, ये दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग क्या है? ड, ढ, अणा। इसके साथ ही जिसके नीचे बिंदी लगी होती है वो भी क्या कहलाएंगे? अघोष सघोष वर्ण ही कहलाएंगे, घोष वर्ण ही कहलाएंगे। द, ध, न, ब, भ, मा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके घोष वर्ण कहलाते हैं या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब आगे बात कर रहा है कि ऊष्म व्यंजन का हा वर्ण। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था शा, स, ह। तो हा जो है वो स्वर यंत्री से बोला जाता है, स्वर यंत्री उसमें झंकृत होती है। तो ऊष्म व्यंजन का ह वर्ण, यहाँ भी मैंने लिख दिया है हा वर्ण, यहाँ अलग से बता भी दिया है हा वर्ण। अब हम बात कर रहे हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण भी क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये आपके होते हैं अंतस्थ वर्ण। इसके साथ ही स्वर वर्ण, यहाँ अब मैं लिखूंगा नहीं स्वर वर्ण कौन से हैं, क्योंकि स्वर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 11 जो आपके स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, ऋ, ऐ, औ, औ, ये जितने भी स्वर हैं ये भी क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। इसे मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे हर चीज लिख रहा हूँ, हर परिभाषा लिख रहा हूँ, ताकि आप प्रॉपर अच्छे से नोट बना सकें। ऐसा आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। हर जगह जो है वो बोल के बताते हैं, मैंने भी आज बोल के बताया है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप स्वर वर्णों के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं और स्वरों को आप जानते हैं। तो मैंने एक हिंट दिया है कि यहाँ स्वरों की बात की गई है। अब स्वर कौन कौन से हैं उनको भी मैंने बोल के आपको बता दिया है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो आप इसकी डेफिनेशन एक बार देख सकते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। और आगे अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन गुच्छ के बारे में। पॉज कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं व्यंजन गुच्छ क्या होता है। आइए देखते हैं व्यंजन गुच्छ। ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आए और उनके मध्य स्वर उपस्थित ना हो तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक शब्द लिखा हुआ है स्वप्न। क्या लिखा हुआ है? स्वप्न। अब मैंने स्वप्न का विच्छेद कर दिया, इसको तोड़ा, तो मैंने कैसे करा? स प्लस व प्लस अ प्लस प प्लस न प्लस आ। अब देखिए क्या कहा था ऊपर परिभाषा में, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आए। तो दो व्यंजन देखिए कहाँ एक साथ आ रहे हैं, ये देखिए
सा और वा, ये दो व्यंजन एक साथ हैं, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, स और व। और आगे देखिए पा और ना, ये दो व्यंजन एक साथ हैं, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये व्यंजन गुच्छ हो गए। हलंत वाली बात मैंने बता दी थी कि अगर हम इसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो इसमें आ की आवाज़ हम नहीं लेते, लेकिन जब हम इसको हटा देते हैं तो हम सा प्लस अ, सा बोलेंगे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है। ठीक है, तो व्यंजन गुच्छ में जब दो स्वर एक साथ, दो व्यंजन एक साथ आ जाए, माफ़ कीजिएगा, दो व्यंजन एक साथ आ जाएं। आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, गलतियाँ बहुत हो रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ, मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बरेली का, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख रहे होंगे पसीना लगातार आया जा रहा है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि गर्मी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन समझदार बच्चे हैं आप लोग और कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इतनी बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं। हमारा मेन मकसद चीज़ों को सीखना है। वहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है ये मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। वहाँ किसी चीज़ की परिभाषा नहीं पूछ रहा है, तो मैं कराऊँगा। अभी आप समझिए इसको। मैंने क्या कहा है, जब दो व्यंजन एक साथ आएँ, तो सा और वा दो व्यंजन है एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो ये व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। देखिए पा और ना के बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है, दोनों व्यंजन है ये, तो ये व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। ठीक है, तो स्वप्न हो गया। इस तरीके से आपका होमवर्क है कि स्त्री और राष्ट्रीय का इस तरीके से वर्ण विच्छेद आप लोग करके लाएंगे। मेरा मतलब है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे। हमने शुरुआत में वीडियोस डाली हैं, प्रश्न उत्तर जो हमने दिए हैं उसमें काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया। आप ऐसे ही आगे भी करते रहिए, हमें क्वेश्चन के आंसर्स देते रहिए। जो भी हम होमवर्क आपको दे रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। बहुत तेज़ ही गर्मी है, पसीना आ जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग। और दूसरा, अब अंत में मैं बात करूंगा, जो मैं आपको बताया था कि आज बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं, तो वो खुशखबरी, वो अच्छी बात आपके लिए ये है कि कल सुबह 12 बजे मैं लाइव टेलीकास्ट आ रहा है मेरी वीडियो का, मतलब मैं आपके साथ लाइव चैट कर पाऊंगा, लाइव बात कर पाऊंगा। और विराम चिन्ह हम कल पढ़ने वाले हैं। विराम चिन्हों का हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसको कैसे पूछा जाता है, कैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये सब मैं कल आपको लाइव टेलीकास्ट में अपने फंडामेंटल क्लासेस बरेली के में बताने वाला हूं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कल टाइम से 12 बजे सब लोग लाइव आ जाएं। जिन आपके मित्रों को नहीं पता हो उन्हें बता दें। कल 12 बजे आपको लाइव आना है, विराम चिन्ह को पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।